नमस्कार बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में 80% प्लस 90% प्लस मार्क्स चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज है। इस सीरीज में हम आपके लिए 2011 एनुअल एग्जामिनेशन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का दूसरा पार्ट, कैसा दूसरा पार्ट, 1 से 10 तक हम पहले पार्ट में अध्ययन करा चुके हैं। अब 11 से आगे बढ़ेंगे हम, तो ये दूसरा पार्ट हम आपके लिए लाए हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसका अध्ययन आप बारीकी से करिए। प्रश्नों का इसमें विस्तार से हमने हल बताया है। सवाल है कि कृत्रिम वृक्क, जिसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, यह शब्द ज्यादा पॉपुलर है, किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अर्थात ब्लड से अपोहन, अपोहन शब्द के लिए डायलिसिस ज्यादा प्रचलित शब्द उपयोग में लाया जाता है। अपोहन अर्थात डायलिसिस द्वारा पृथक करता है। तो कृत्रिम वृक्क जो है, आर्टिफिशियल किडनी, ये डायलिसिस डायलिसिस मशीन का उपयोग कर मशीन का उपयोग कर क्या करता है, तो जितना नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त ब्लड में अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ मिला हुआ रहता है, अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, सब जो है चीजें किससे बनी है, नाइट्रोजन युक्त है। ये इसको रुधिर से छान कर, ब्लड से छान कर यूरिया, यूरिक अम्ल, इस सबको बाहर कर देता है ये डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन अपोहन विधि से ये इसीलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, चूंकि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है, तो इन अवशिष्ट उत्पादों को, तो नाइट्रोजन को। इसका उत्तर होगा ए, नाइट्रोजन। सवाल आपके सामने है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक अलैंगिक जनन होता है और इसका, इस प्रक्रिया का नाम मुकुलन है। क्या, मुकुलन। मुकुलन अंग्रेजी में इसको बडिंग कहते हैं, बडिंग। आंसर तो आपको यहीं से प्राप्त हो गया। ये
मुकुलन होगा। लेकिन थोड़ा सा और समझें हम लोग, ये हाइड्रा का एक क्षेत्र है। इसमें आप देखिए कि यहां से एक बड निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये यहाँ जो एक बड निकला, इसी को मुकुलन कहते हैं और मुकुलन से एक स्वतंत्र जीव बन गए। तो हाइड्रा में जो प्रजनन विधि है उसका मूल नाम मुकुलन है, अर्थात बडिंग है। तो आंसर बी होगा। अब आपके सामने सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो यदि आप प्रकाश के अपवर्तन का नियम जानते हैं तो इसके दूसरे नियम में एक नियम जुड़ता है जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बोलिए या स्नेल का नियम बोलिए, क्या होता है इसमें। तो दो माध्यम है यहाँ, ये हवा है और ये कांच की सिल्ली है। यहां पर आप देखिए, इस कोण को आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण की जिया अर्थात साइन आई, और इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे अर्थात साइन आर। साइन आर। तो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात अर्थात साइन आई, साइन आई बटे साइन आर। साइन आर। और इसी का स्थिरांक होता है जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, अपवर्तनांक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी साइन आई बटे साइन आर। अब सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या कौन सा दर्पण उपयुक्त है। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। अवतल, जिसको कॉनकेव मिरर भी कह सकते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो हजामत जिनका किया जाता है अर्थात जिनका दाढ़ी बनाया जाता है उनको यहाँ इसी दर्पण के आगे बिठाया जाता है और नाई हजामत बनाते हैं। अच्छा, इस दर्पण का उपयोग करने का क्या कारण है। तो इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, एक बात हुई। प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रतिबिंब बड़ा होता है। जैसे बड़ा होता है प्रतिबिंब तो बाल दाढ़ी जो है वो साफ साफ दिखने लगते हैं। बाल दाढ़ी साफ साफ दिखते हैं, साफ साफ दिखते हैं। परिणाम स्वरूप दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है, हजामत
करना आसान हो जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सवाल आपके सामने है, स्पेक्ट्रम में इस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। झुकाव अधिक का मीनिंग ये हुआ कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि विचलन किसका अधिक है, विचलन किसका अधिक है। तो आप यह जानिए कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, सबसे कम होता है, सबसे कम होती है उस रंग का ही विचलन या झुकाव अधिक होता है, अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य और विचलन में बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। तरंग दैर्घ्य कम होगा, झुकाव अधिक होगा। तरंग दैर्घ्य अधिक होंगे, झुकाव कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। आप देखेंगे कि इसका झुकाव काफी अधिक होता है। ये आधार के तरफ ज्यादा मुड़ते हैं, आधार के तरफ बैगनी रंग ज्यादा मुड़ते हैं। तो आंसर तो इसका बैगनी ही होगा। झुकाव कम पूछता तो लाल होता। और आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा गया है। आप देखिए बैगनी कलर जो है वो आधार के तरफ ज्यादा मुड़ा है। इसका मीनिंग कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए ये आधार के तरफ ज्यादा मुड़ा है। इसको हम लोग एक सूत्र जो होता है भिबजियोर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है रेड का, इसलिए देखिए इसमें विचलन बहुत कम है, इसका झुकाव बहुत कम है। ये क्रम है भिबजियोर का। अब जो आपके सामने सवाल है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें रासायनिक, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है, हम लोग यह जाने कि इसका मल्टिंग पॉइंट जो है, गलनांक विद्युत फ्यूज का बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, परिपथ में जब अचानक विद्युत धारा तेज गति से प्रवाहित होने लगती है, अचानक तेज गति से जब बिजली प्रवाहित होने लगती है, तो यह फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार गल जाता है, गल जाता है, फ्यूज तार गल जाता है। और परिपथ टूट जाते हैं, उपकरण सारे सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा उष्मीय प्रभाव। विद्युत
फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। अब सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा सूत्र है R बराबर V बटा I। यहां V क्या है? चालक के सिरों का विभवांतर है। V चालक के सिरों का विभवांतर हुआ। V और I क्या? I प्रवाहित धारा है। प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसके लिए सूत्र आता है V बराबर IR। V बराबर IR। इसी से ये सूत्र निकाला गया है R बराबर V बटे I, जो प्रतिरोध R का सूत्र है। ये ओम के नियम से ही निकलता है। तो इसका आंसर होना चाहिए R बराबर V बटा I C। यहां R को इस तरफ करने से V बटा I हो जाता है। अब सवाल है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो या जनरेटर आप जानते हैं क्या करता है ये? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है जनरेटर। और यदि बनावट के आधार पर आप देखें, बनावट के आधार पर, तो एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो दोनों होते हैं, लेकिन जनरली यूज किया जाता है जो, वो दिष्ट धारा वाला डायनेमो, ये दिष्ट धारा वाला डायनेमो जनरली यूज किया जाता है। लेकिन मेरे समझ से इसका सही विकल्प होना चाहिए दोनों धाराओं वाले डायनेमो। अब आपके सामने सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो आप ये जानिए कि पहले डेंगू क्या है। तो डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार है। बड़ी लंबे समय तक यह बुखार परेशान करते रहते हैं लोगों को। और इसको फैलाने वाला मच्छर जो है, उस मच्छर का नाम है एडीज। याद रखिएगा, ये एडीज मच्छर जो है, यही इसी के काटने से डेंगू ज्वर फैलता है, डेंगू बुखार फैलता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो है, आपके घरों में जो बर्तन रहते हैं, बर्तन, कूलर, गमले, टायर,
गांव घर में नाद रहता है, नाद, जिसमें मवेशी को खाना दिया जाता है। इस सब में या टैंक में, पानी के टैंक में, यहां तो जो साफ और स्थिर पानी होता है, साफ और स्थिर पानी, इसी में वो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, किस तरह के जल में रहता है, तो साफ और स्थिर पानी, इसी में अंडे देते हैं वो। तो इसका आंसर होना चाहिए साफ जल, ए। जबकि मलेरिया फैलाने वाले एनोफिल्स मच्छर की, एनोफिलीज मच्छर की बात हो, तो ये गंदे पानी में रहते हैं, गंदे पानी में। मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर गंदे पानी में, और डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में। अब आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आप जानते हैं कि बायोगैस जो है या जैव गैस, जैविक कचरों जैसे पशुओं के मल, गोबर जिसको बोलते हैं, लकड़ी, घरेलू कचरे, इसके सड़ने से बनता है। तो लकड़ी तो है ही, गोबर गैस होगा ही, और देखिए कोयला भी एक तरह का जीवाश्म ईंधन ही है, तो कोयला भी होगा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए यूरेनियम, और क्या चाहिए, तो थोरियम। ऐसे भारी तत्वों से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका परमाणु परमाणु और तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम, थोरियम, ये सब चाहिए भारी तत्व। जबकि बायोगैस के लिए आप लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब ले सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ईंधन का स्रोत नहीं है, ये पूछा गया है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। 2011 में ही कुछ एक नंबर वाले सवाल पूछे गए थे, आप उसका भी आंसर जानें, ताकि हो सकता है कि अगले वर्ष यह बहुवैकल्पिक प्रश्नों में शामिल कर लिया जाए। सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो सोडियम और पोटेशियम है। पोटेशियम को भी चाकू से काटा जाता है। यह अत्यधिक नरम होता है, नरम होता है। ये क्षार धातु है, क्षार धातु। और सबसे बड़ी बात कि इसका धात्विक बंधन जो है, धात्विक बंधन कमजोर होता है, कमजोर, इसलिए आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। घनत्व भी कम होता है इसका। दूसरा सवाल है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। तो हीरा कार्बन तत्व का अपरूप है, कार्बन तत्व का अपरूप, अपरूप है। और सबसे बड़ी बात क्या, तो इसके चार परमाणु, चार परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से, अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं, अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं, और
चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। चतुष्फलकीय, चार फलक वाला संरचना। अच्छा, ये मजबूत सहसंयोजक बंधन से बनता है। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंध से बनता है। तो ये कार्बन के अपरूप हुए चार परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करता है और इसमें सहसंयोजक बंधन होते हैं। सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखें। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातु रहते हैं। क्षार धातुओं को शामिल किया गया है, क्षार धातुएं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सोडियम का, वो भी तो क्षार धातु है, तो सोडियम का ही नाम लिख सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ये सब भी प्रथम वर्ग के ही तत्व हैं। अब सवाल आपके सामने है, समीकरण को संतुलित करने दिया गया है। Fe2O3 + 2Al और उत्पाद के रूप में है 3Al2O3 + Fe2। तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। आप देखिए यहाँ Fe2 है, Fe2 है तो बराबर है, O3 है, O3 है बराबर है, 2Al है लेकिन यहाँ पर 3Al2 है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6Al करिए। 6Al, यहाँ पर यदि 3Al2O3 ही रहने देते हैं तो ऑक्सीजन के 3 तिया 9 परमाणु हो गए। इस पर गौर करिए आप। ये प्लस Fe2, लेकिन Fe2O3 यदि हम लिखते हैं इधर तो 9 ठो तो नहीं, पूरा ऑक्सीजन का परमाणु तो 3 कर दीजिए। ये हो गया 9, लेकिन यहाँ Fe2 से अब कम नहीं चलेगा तो यहाँ 3 कर दीजिए, 3Fe2। अब ये बैलेंस हो गया, 3Fe2O3 + 6Al 3Al2O3 + 3Fe2। अब सवाल है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो ये लोहा जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड, ये Fe3O4 या Fe2O3 भी हो सकता है। ये ऑक्सीकृत होना हुआ। लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से सीधा क्रिया करके ऑक्सीकृत होते हैं और ये आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। आम भाषा में इसको हम लोग जंग लगना कहते हैं। क्या? जंग लगना। Fe3O4 या Fe2O3 बनाया और इसी को जंग लगना कहते हैं लोहा का। अब सवाल है, हरे पौधों में इस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होता है। तो इसको हम क्लोरो
फिल बोलते हैं, क्लोरोफिल या हरित लवक, हरित लवक। इसका अभाव यदि हरे पौधों में होगा तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। और सूर्य के प्रकाश के अभाव में भी सूर्य का प्रकाश, इसका भी यदि अभाव है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। सवाल है कि दो तंत्रिका है और उसके मध्य खाली स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स, और हिंदी में अंतर्ग्रंथन। काम क्या है इसका, सिनेप्स का? तो ये विद्युत संदेश रासायनिक संकेतों में बदलकर अगली तंत्रिका कोशिका में भेजते हैं। विद्युत संकेत को रासायनिक संकेतों में बदलकर अगली तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफर कर देते हैं, सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स ही कहा जाता है। सवाल है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक होता है? तो इसको इंसुलिन बोलते हैं, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से मधुमेह नामक बीमारी या डायबिटीज जिसको बोलते हैं, डायबिटीज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या, यह हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन, वो अग्न्याशय, अग्न्याशय जिसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलेंगे, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये बीटा सेल, बीटा सेल से स्रावित होता है, स्रावित होता है बीटा सेल से। और ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को ये ब्लड में नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अभाव में डायबिटीज हो सकता है। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको अक्सर जोड़ों में रखा जाता है, अर्थात 23 जोड़े। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यही होती है। अब है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है इसको, एक्सोथर्मिक। इसके दौरान क्या होता है? श्वसन के दौरान जो कोशिका है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलते हैं, जलते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं इसको, ऑक्सीकरण होता है। और एक और जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, वो एटीपी के रूप में, एटीपी कल भी बताए हैं हम एटीपी के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या अंग्रेजी में बोलें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये श्वसन। अब सवाल है ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो V बराबर आई आर से आप देखेंगे, यही है ओम का नियम। क्या? तो ताप का मान जो है वो स्थिर रहता है, या
अचर रहता है, ताप का मान। सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और वाट बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा जूल प्रति सेकंड, यही है वाट। विद्युत शक्ति जो कार्य करने की दर है विद्युत की, उसको वाट में मापते हैं, अर्थात जूल प्रति सेकंड में मापते हैं। सवाल आगे है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर। हाँ, यदि आप क्या करिएगा कि मीटर से यदि होगा, इसलिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सीएम होना चाहिए वस्तु का, आपके आंख से स्पष्ट दर्शन के लिए। अब सवाल है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? इससे पहले भी आपने अध्ययन किया कि गोबर, जैविक कचरे आदि से बायोगैस का निर्माण कराया जाता है। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब ये कचरे सड़ते गलते हैं तो बायोगैस उत्पन्न होता है। और इसका प्रमुख घटक है मीथेन। मीथेन, जिसको CH4 भी कहते हैं, मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है। ये लगभग 50% से लेकर 75% तक बायोगैस में मौजूद रहता है और ये एक बेहतरीन और स्वच्छ ईंधन है बायोगैस। सवाल है, वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए। बहुत आसान और सरल सा आंसर इसका हो सकता है कि वृक्षारोपण करवाइए। वृक्षारोपण करवाना इसका उपाय है। और क्या? तो वनों की कटाई पर रोक पर एक विवेकपूर्ण तरीके से रोक। ये सभी वन संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। अंत में वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अथक परिश्रम से आपके लिए यह परीक्षोपयोगी सामग्री आपके समक्ष लाया है, इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे वीडियो को।